वोकल फॉर लोकल बने, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। तो इनके स्वदेशी विदेशी की संकल्पना रोज बदलती है। जैसे आज से पापा के पापा कौन, तो जी, कल तक डोनाल्ड थे, अब डोनाल्ड इतना दिमाग में बैठ गया कि मैं डोनाल्ड बोल ही नहीं पाता। मुझे कोई डोनाल्ड बोलता है तो बोल रखता है कि गलत बोल रहा है, डोनाल्ड ही सही है। और वहां वो खफा होके बैठा है कि मुझे डोनाल्ड बोला करके, भारत पे टैरिफ लग रहा है। कौन सा स्वदेशी? गटर से गैस और बादल से रडार अगर ये है तो हो सकता है, वरना क्या स्वदेशी? आप बताइए, मॉडर्न साइंस नहीं होता तो रामदेव का साथी बालकृष्ण भी नहीं बचता। सदगुरु को भी दिमाग का जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई तो उनका वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन ही कर दिया। वो अगर इतना ही पावरफुल हमारा स्वदेश का पारद वगैरह वो जो शिवलिंग था तो वो डाल देते सर में और कर देते अपने आप को ठीक। नहीं कर सके ना। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भागवत साहब वगैरह को कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेना बंद करो, स्वदेशी कुछ मारो। इनके बच्चे जा चुके हैं वहां पर जो उच्च वर्णीय और बहुत सधन परिवार के नहीं है, वो बच्चे छोड़ के सारे बच्चों को एक ही काम मोदी जी ने और शाह जी ने लगा के रखा है, मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम बोलना। अरे राम मंदिर इतनी मेहनत से आपने बनवाया तो उसके बावजूद आप मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम क्यों? क्योंकि राम अभी भी मस्जिद में रह रहे हैं। मतलब हिंदू मतलब तो कट्टर हिंदू नहीं, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। अभी उन लोगों को भी थोड़ा महसूस हो रहा है। अब हिंदुओं को पता चला होगा कि मुसलमानों को कैसा लगता है। So true। मोदी और शाह और या इसकी बुद्धि और इनके आईक्यू की लेवल को इंटेलिजेंट लोगों पे तो राज नहीं कर सकते। तो आपका क्या क्या केमिस्ट्री से टेबल ही हटा दिया एनसीईआरटी में। हाँ, फिर मुगलों का वो पार्ट ही हटा दिया। अब मुगलों का पार्ट ही हटा दिया तो राणा प्रताप लड़ेगा किसके साथ? राणा प्रताप हल्दी घाटी में से लड़े। ठीक है आगे चलो। लोग सब रास्ते पे आ गए, वो सब गाली दे रहे थे। जो पहले भक्त थे ना, बाद में सब गाली दे रहे थे, लेकिन उनकी गाली सुनने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जब हम बता रहे थे तो वो सुने नहीं। समझी? तो सबका हाल यही होने वाला है, सबकी लंका लगेगी देखना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी भाग जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहे कतार से लेके दुबई, दुबई से लेके यहाँ, वो सब जब घर पे बैठेंगे तो उनको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह ने कितना बड़ा काम किया था उनके लिए और मोदी ने उनका कितना विनाश किया। तो मोदी फिर काम कर किसके लिए रहे हैं? अरे आपको पता नहीं, वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं, मैं बाहर आया तो बाहर भी बोल रहा था, वॉचमैन और साहब अडानी के लिए गए हैं जी। मोदी ने जो किया वो कर्मा अपनी वापस आता है, वो आएगा। जनता को एक बार पता चल गया कि हमारे वोटों से नहीं, ये चिपकूगिरी से वहां बैठे हैं, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे मजाक का गुस्से में परिवर्तित होगा, गुस्सा और रौद्र रूप से बाहर आएगा और फिर ज्वालामुखी फटेगा। इतने दिन मोदी अपनी सत्ता को बचाए रखेंगे इलेक्शन कमीशन की मदद द्वारा, क्योंकि लोग उनको चुन के तो दे नहीं रहे। उतने दिन हमारे पतन की नई नई पन्ने लिखे जाएंगे। Today's episode is going to be really very special क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो चलते हैं नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटेग्रिटी, ह्यूमर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोदी एरा में सच बोलने की ताकत को साथ लेकर, राजू परुलेकर। थँक यू सो मच सर, थँक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तुमच्या खूप खूप स्वागत आहे। ये मैंने गूगल पे अभी देखा सर। उसने थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बताया, मैंने कहा इतना तो नहीं बोल पाऊंगी, खाली इतना सा रखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। कई चीजें हिंदी और मराठी में सेम है, सिमिलर है, बहुत सारी सिमिलर है। कुछ समझ में आ जाता है, आ जाएगा धीरे धीरे तो सब समझ, क्योंकि लिपि एक ही है ना, देवनागरी। हाँ जी राइट। तो सर आज का दिन वैसे भी बड़ा स्पेशल है। मोदी जी भी गए हुए हैं शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने और हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो और आपने लाल पहना। उन्होंने आंखें लाल ना की हो, लेकिन आपने टी शर्ट लाल पहना। चलो ठीक है, इतना ही प्रोसेस है। एंड वी स्टार्टेड ऑफ। ओके सर आपका क्या टेक है इस पे? मतलब शी जिनपिंग के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस मीटिंग में कुछ खास होने वाला है? तेवर बदलने वाले हैं मोदी जी के भी या उनके भी, चाइना के भी? सो बेगर्स हैव नो चॉइस। सो मोदी जी के क्या तेवर बदलेंगे हम?
3 महीने पहले जिन्होंने कहा था कि वो गणेश जी की छोटी छोटी आंखें होती है, वो गणेश जी मत लीजिए, खरीदिए, वो व्यक्ति उसी देश में जाके गिड़गिड़ाने के सिवाय क्या कर सकता है? तो तेवर क्या बदलेंगे, आप बताइए मुझे। अब जो है वो फायदा विन विन सिचुएशन सिर्फ चीन के लिए है, चाइना के लिए है, और वैसे भी थी ही, क्योंकि अभी वहां पर 6 साल के बच्चों को एआई सिखाया जाता है। हमारे 6 साल के बच्चों को कहा जाता है कि आप तो पुराणों में लीन रहो और वेद पढ़ो और आयुर्वेदा पढ़ो और आयुष मिनिस्ट्री में जाओ और BHU में भूत विद्या पढ़ो। ये सब हमारे यहाँ हो रहा है, और वहाँ एआई पढ़ रहे हैं 6th यानी 6 साल के बाद। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्री का हब है अब चाइना, दुनिया का। वहाँ पर आप सोच नहीं सकती इतने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन उन्होंने की है, हमसे 50 साल आगे निकल चुके हैं वो। देखिए 1985 तक हम और चाइना एक जैसे थे, हमारा सब कुछ इक्वल था। अब कहने के लिए जी जिनपिंग ने पेड़ पे चढ़ाया कि हाथी और ड्रैगन, वो कुछ नहीं है। अब वो ड्रैगन अपनी तरह से गया आगे और हम हाथी वाथी कुछ नहीं है। अब हमारी योग्यता हमको तब पता चलती है जब हमारे प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान एक जैसा किया है। हालांकि जब वॉर हुआ था तब हमारे पूरे जनरल साहब ने ही वीडियो में बोला है, और वो वीडियो मैंने आज डाला भी है, कि चीन ने ये युद्ध लड़ा है पाकिस्तान के साथ। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी हानि हुई, जो मान नहीं रहे, जेट गिरे, हमारे जवान मरे, फिर गलवान में हमारे 20 जवान मरे, फिर जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो रफाल को भी बीट कर सकी ऐसी दी, वो चीन ने पाकिस्तान को दी। चीन ने लोकेशन फाइनली लोकेशन फिक्स करने के लिए सैटेलाइट की पूरी मदद पाकिस्तान को दी। और ऐसे स्थिति में वहाँ पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री वो SCO सम्मेलन के लिए जा रहे हैं, तो उनका स्वागत भी वैसे ही हो रहा है। तो भारत के लिए ये शर्मनाक घड़ी है, इसलिए क्योंकि हमारी बराबरी चीन से होती थी, अब मोदी जी के काल में पाकिस्तान के साथ होने लगी, और शायद पाकिस्तान के साथ हो भी नहीं रही है, क्योंकि स्वागत उतनी लेकिन उनका शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से किया, और इक्विपमेंट और मिलिट्री सपोर्ट पूरा उनको दिया। और चीन और पाकिस्तान ऑर्गेनिक दोस्त बने हुए हैं। तो समझ लीजिए हमारी बराबरी अब बांग्लादेश, धीरे धीरे मालदीव, फिर पता नहीं किस किस के साथ होगी। जैसे जितने दिन मोदी अपनी सत्ता को बचाए रखेंगे इलेक्शन कमीशन की मदद द्वारा, क्योंकि लोग उनको चुन के तो दे नहीं रहे, उतने दिन हमारे पतन की नई नई पन्ने लिखे जाएंगे। तो एक चीन के साथ हमारा एक पतन का पन्ना लिखा जा रहा है। अब देखिए कि आपने सऊदी अरेबिया में मोदी जी गए थे, वहां के 12 करोड़ रुपए खर्च, यानी स्टेट ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, सऊदी स्टेट ने उनका रहना। यानी ये बात समझिए, भारत के मुखिया की हालत देखिए। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बन के जाता है 140 करोड़ जनता का, तब उसको सारा सम्मान मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब अडानी नाम के एक ड्रग से लेके आर्ममेंट से लेके हर चीज में, जिसमें पोर्ट एयरपोर्ट जिसमें घुसा हुआ है, लोगों की जो संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके रखा है, उस आदमी का एजेंट बन के जाता है, तो वो सम्मान आपको नहीं मिलेगा, आप अपेक्षा भी नहीं करिए। देखिए आप इंग्लैंड यूके के प्रधानमंत्री ने शेक हैंड के लिए हाथ पीछे कर दिया था। और वो जबरदस्ती को ये जबरदस्ती नहीं, क्योंकि फिर एक सिचुएशन आ जाती है ना, मैंने आपको हाथ ऐसा किया और आपने हाथ ऐसा खींच लिया और कैमरा पे आ रहा है, तो मैं जबरदस्ती झपट के आपको, मैं मोटी हूं तो ऐसा करके फिर गले भी लगा लूं कि दुखी ना हो। कोई यान गिरा था तो इसरो की चीफ को कैसे पकड़ा था, थोड़ी देर देखते रहे और फिर ऐसा ठप करके तो वो जिंदगी भर भूला नहीं होगा वो मोमेंट। मुझे तो वो अफजल खान शिवाजी की याद आती है वो वाली। मुझे लगा ऐसा पकड़ के नीचे से उसको, जहां मंगलयान नहीं पहुंचा उसको पहुंचा रहे क्या, नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर नया स्टंट हो सकता था। तो बात यह है कि जबरदस्ती गले पड़ने से विदेश नीति नहीं बनती।
एक, और वो हाथ पीछे क्यों लिया ये आप भी जानिए, क्योंकि वहां भी अडानी ने एक कांड किया है। और अच्छा, मार्च मतलब आपके हिसाब से उनका वो कैलकुलेटिव मूव था हाथ पीछे लेना? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री अडानी, देखिए वो बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे तब एक म्यूजियम जो एनवायरनमेंट का म्यूजियम है उसको उन्होंने बहुत बड़ा कुछ पैसे वैसे फंड वंड दिए। वो फंड है जो क्विड प्रोक्यो में गए, जैसे कि अभी जो यूएस में उनका केस चल रहा है कि उधर के पैसे लाकर यहाँ पर लोगों को रिश्वत दी, वही रिश्वत थी बोरिस जॉनसन के सगे भाई को उसका चेयरमैन बनाया। तो बाद में लोगों का गुस्सा फटा और फिर ग्रेटा थनबर्ग से लेकर सब लोग एनवायरमेंटलिस्ट रास्ते पे उतर आए, तो उसको रिजाइन करना पड़ा। और वो मैटर अब बहुत चल रहा है। अब अडानी को यूके के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, तो वो मामला ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए साहिब गए थे वहाँ। तो स्वाभाविक है इनके साथ अगर देखिए उनके हम देखिए आज भी जापान में देखिए ना, जापान में जिनको पद्मश्री मिली उन्होंने कहा कि जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी भाषा सीखने में मुझे गौरव महसूस होता है। मोदी के मुंह पे बोला, तो इसका मतलब आप आए तो मुझे गौरव हो रहा है। ये तो सब निशिकांत दुबे और शिवराज चौहान के डायलॉग है, बाकी कोई दुनिया में ऐसा बोल नहीं रहा है। तो खत्म है ये, एंड, वो हमने द एंड। आपको लगता है द एंड है अभी, क्योंकि सितंबर 17 को साहिब उनके ना मानने से, मेरे मानने से, उनके ना मानने से कुछ बदलेगा नहीं। आप देख रही है जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं डिस्क्राइब और इलस्ट्रेट कर रहा हूं जो चीजें, वो क्या द बिगिनिंग है या द एंड है? आप बताइए। नहीं, मैं एक ही बार जीवन में ऐसा देखा था। मैं गुमनाम फिल्म देखने गांव में गया था, तो रील उल्टे लगाया उसने, तो पहले ही मुझे पता चल गया कि अंत में क्या होगा। तो ऐसा अगर है तो ये बिगिनिंग है, वरना इसे रेगुलर इसमें एंड ही कहते हैं। वो 19वां रील पहले ही लगा दिया उसने, तो बस खत्म हो गई। मेरे लिए गुमनाम पहले ही रील में खत्म हो गई थी। एक्सपेंस सारा एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे एक्सपेंस इनके जो सस्पेंस होते हैं वो एक्सपोज हो भी जाते हैं, बट फिर भी ये गद्दी पे पता नहीं कैसे चिपके रहते हैं। अभी भी आप देखो हाँ, बोलिए। नहीं, अभी जैसे वोट चोरी का भी अभी हम ये मुद्दा देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि जनता अवेयर भी है, सब लोग काफ़ी, मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट है, एवरीबडी इज सपोर्टिंग। बट आपको लगता है ये 2029 तक इसी तरीके का एक उबाल रहेगा जनता में? जनता में उबाल गया, 2029 तक ये रहेंगे नहीं सक कुर्सी में। जनता को एक बार पता चल गया कि हमारे वोटों से नहीं, ये चिपकूगिरी से वहाँ बैठे हैं, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे मजाक का गुस्से में परिवर्तित होगा, गुस्सा और रौद्र रूप से बाहर आएगा, और फिर ज्वालामुखी फटेगा, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में वगैरह। देखिए आप कुर्सी में माफिया की तरह बैठे हैं। ये लोकतंत्र में जिस देश ने 70 साल लोकतंत्र, अच्छे बुरे प्रधानमंत्री, लेकिन लोकतांत्रिक और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले मुख्य प्रधानमंत्री देखे हैं, वो जनता सहेगी नहीं। इनको क्या लगता है, ये रूस वाला मॉडल अपना रहे हैं। लेकिन इनको इतनी समझ होनी चाहिए कि रूस प्लूटो जो ग्रह है उससे बड़ा देश है, एक। दूसरा, उसमें 12 टाइम जोन में बटा हुआ देश है। हाँ, तीसरा, यूरोप और एशिया में है वो देश। चौथा, उसकी आबादी कुल 14.5 करोड़ है बस। पांचवी बात, ज्यादातर बूढ़े हैं। और छठी बात, एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी जो विनाश की है वो उनके पास है, जो क्रेमलिन में है। और सबसे बड़ी बात, सारे नेचुरल रिसोर्सेस उनके पास आबादी से बहुत ज़्यादा है, यानी पानी, कोल, ऑयल, सब कुछ। तो आप क्रेमलिन में बैठ के इतने बड़े देश का नियंत्रण करना बहुत आसान है। हमारा सबसे जवान देश, आप उंगली रखो वहां 4-5 हजार लोग निकलते हैं। मेरा एक फिनलैंड से दोस्त आया था, वो एयरपोर्ट से ही डर के वापस आ गया, बोला मेरे देश की पूरी आबादी यार एयरपोर्ट पे है मुंबई के। तो बात यह है कि ऐसे देश में आप वो मॉडल नहीं ना कर सकते जिसमें रिसोर्सेस नहीं है। आप सारे रिसोर्सेस अडानी के हाथ दे रहे हैं, लोगों को रास नहीं आ रहे, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आप जो मोनोपोली करना चाहते हैं, जैसे कि वो गैसप्रॉम वगैरह, वो जो इन्होंने गैज़ाप्रॉम वगैरह की पुतिन साहब ने की, वो सब यहाँ नहीं चल सकता,
क्योंकि यहां अगर आप वेलफेयर स्टेट एक बेसिक नहीं रखोगे नींव, तो ये या तो देश टूट जाएगा या देश एक ज्वालामुखी में परावर्तित हो जाएगा। आप देखिए कुछ ही दिनों में अब ये ऐसा हो जाएगा कि लोगों में इन्फ्लेशन से, अब देखिए पिंक स्लिप्स आना शुरू हो गए टैरिफ के बाद, तो इतने सारे इंडस्ट्रीज बंद होगी जिनके मंथली पैकेजेस 30-30 लाख के हैं, उनको अचानक आज से पैसे नहीं मिल रहे। आप समझिए जिसके पैकेज 30 लाख के, अभी हम लोग नोएडा में बैठे हैं, तो 30 लाख का पैकेज है, तो आदमी क्या करेगा? वो 14-15 लाख ईएमआई वाला घर लेगा, फिर वो 3-4 लाख रुपए ईएमआई वाली गाड़ी लेगा, है ना, और वो बाकी जो है वो आधे घर में भेजेगा माँ बाप के पास, फिर यहाँ अपनी परिवार बढ़ाएगा। ये सारी चीजें अचानक एक दिन आपको एक जीरो पैसा मिल रहा है, तो आप करेंगे क्या? आप ठग या पिंडारी बन नहीं सकते क्योंकि आप व्हाइट कॉलर हो। ऐसी आबादी जो मोदी करती थी, वो ये आबादी है जिन्हें ये 19-20-30 लाख के पैकेजेस मनमोहन सिंह की नीति ने की वजह से मिले थे। तो वो उन्होंने बिट्रे किया उनकी थॉट्स को, उनकी फिलॉसफी को, तो उसका अंजाम अब भोगेंगे ये लोग। अब यूएस में भी H1B वीजा और बाकी वीजा में जो बदलाव आ रहे हैं, तो उधर जो अमेरिका में मोदी करते थे H1B वीजा पर, वो यहाँ वापस आने के बाद इनको नोएडा में ही रखेंगे, गाजियाबाद में, कुछ लोगों को गोरखपुर में रखिए, तो उनका पूरा समाधान हो जाए कि क्या मॉडल, इतना सुरक्षा महसूस हो रही है उनको। तो एक्चुअली ये है कि इतना सब हो रहा है इस देश में, इतनी बर्बादी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, हीरे का बिजनेस बंद हो रहा है, सूरत में बर्बाद हो रहे लोग, गुजरात में आपको मैं बताता हूँ, गुजराती लोग खुश नहीं है। गुजराती लोगों का अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो ये हार जाएंगे। आप बिल्कुल, वो गुज्जू कार्टेल है, लेकिन तो वो गुजराती लोग नहीं, इसका मतलब गुजरात स्टेट नहीं, उसको लोग गुस्सा क्या करते हैं, लोग गुजरात पे गुस्सा करने लगते हैं। मुझे गुजरात के दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई हम 23 साल से जुर्म, हम आजाद नहीं है, तुम लोग तो 12 साल में हम पे भड़क रहे हो, हमारी कोई दोष ही नहीं है। और वो उनका सच भी है यार। तो जैसे कि बाहर के दूसरे देश के लोग अभी हम पर भड़क रहे हैं, वहाँ ये लोग ढोल ताशे वगैरह बजाना शुरू करते हैं, शंकर यानी वहाँ के जो फायर ब्रिगेड के जो ऐसे जो पाइप लगे हुए हैं उसको शिवलिंग पूजा करते हैं वगैरह, तो लोग भड़कते हैं ना। तो हम बताने जाते हैं कि अरे यार हम वो नहीं है, हम हमारा शोषण इसकी वजह से हो रहा है, वो हम हैं। तो वैसे गुजरात के लोग बताने आते हैं कि हम वो नहीं है, ये कार्टेल है हमारे राज्य का, लेकिन हम वो नहीं है। तो वो अपने आप को इनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, लेकिन बेचारे क्या करेंगे। तो गांधी जी जब गुजरात में पैदा हुए, पटेल साहब गुजरात में पैदा हुए, तब उनके साथ गुजरातियों को आइडेंटिफाई किया, उसका मजा उन्होंने लिया ना। तो अब मोदी शाह के साथ भी आइडेंटिफाई करेंगे, चेंज ऑफ एन नहीं, उसकी तकलीफ भोगनी पड़ती है। तो जैसे कि आप देखिए कि आपके घर में एक लड़का कोई मनिया सुरवे बन गया या गैंगस्टर बन गया, शब्बीर इब्राहिम या दाऊद, तो आपके घर का कोई भी सदस्य कितना भी अच्छा हो, दुनिया ऐसा नहीं देखेगी, उनके मन में आएगा ये तो अभी तो पूरी, या फिर आपको दाल वाल सब मुफ्त देना शुरू करेंगे, तो आप समझ जाना कि आपकी यानी अच्छा वो नहीं हो रहा है। ओके, वही, क्योंकि गुजरातियों का यही लग रहा है कि उनका तो अभी सबने लेबल ही करना शुरू कर दिया है कि गुजराती तो मतलब इट मींस के हाँ कनाइविंग तो होंगे ही होंगे। नहीं और ये हिंदुओं के साथ भी हो रहा है अभी, जैसे ना अभी सारे हिंदुओं को लेबल, मतलब जैसे उसी तरीके से हो गया ना, उनका भी नाम खराब हो रहा है कि कट्टर हिंदू, मतलब हिंदू मतलब तो कट्टर हिंदू नहीं, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो। अभी उन लोगों को भी थोड़ा महसूस हो रहा है। अब हिंदुओं को पता चला होगा कि मुसलमानों को कैसा लगता है। सो ट्रू। जब आप उनको बिना वजह 19 साल आतंकवादी बनाकर जेल में रखते हो, और जिम्मेदार बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अभिनव भारत जैसी हिंदू संगठन होती है, हिंदू संगठन होता है, और उसमें सारे वो प्रज्ञा ठाकुर ये वो सब होते हैं, उनको निर्दोष छोड़ा जाता है। दूसरी जगह मुसलमान जो लड़के उठाए गए हैं 19 साल जेल में थे, उनको भी निर्दोष छोड़ा गया। सरकार उन बच्चों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और ये जो अभिनव भारत वाले जो एक्चुअल टेररिस्ट है, जिनके ऊपर किताबें लिखी है एस.एम. मुशर्रफ साहब ने, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते। तब बाहर के मुल्क में या यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज में या किसी भी देश में हिंदू का मतलब कट्टरवाद ऐसा ही मानेंगे अब।
आपने जो मुसलमानों के साथ सलूक किया है, जबकि आपके घर की शादी की डोली भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से उठती थी, और जावेद अख्तर साहब की गानों पर आप बच्चों से बड़े हो गए, डायलॉग पे आप सलीम जावेद के डायलॉग से आपका पूरा बचपन बीता, तब भी आप ये नहीं माने कि मुस्लिम हमारे ही हैं। और दिलीप कुमार साहब जो यूसुफ खान साहब है, वो हमारे एक्टिंग के सबसे बेताज बादशाह माने जाते हैं। ऐसी स्थिति होने के बाद, और दूसरी बात, सबसे अहम बात तो ये है कि हमारी आज़ादी की पहली जंग जो 1857 में हुई, वो एक बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुई थी, और उनका नेतृत्व नाना साहब पेशवा से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक सबने एक्सेप्ट किया था। और ये सिंधिया जो है अभी मंत्री, उनके जो फोरफादर्स थे, उन्होंने उनसे गद्दारी की थी आज़ादी से, और वो अंग्रेजों के साथ रहे, इसलिए तो अय्याशी रही उनकी बरकरार। तो आप समझिए कि ये इक्वेशंस के बाद आपको हक नहीं पहुंचता बताने का कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदू वो वाला नहीं हूं। तो यही आपको 70 साल में मुसलमान बताते आ रहे हैं, अरे हम लोग वो नहीं है। और एक्चुअली जो वो हैं, वो भी निर्दोष होके 20-20 साल बाद जेल काट के बाहर आ रहे हैं। ये विवेकानंद फाउंडेशन जो बीजेपी का, आरएसएस का है, वो जैसे संस्थाओं ने प्रोपागंडा करके, ऐसा क्या आईबी से लेके एनएसए, एनआईए, सारी अपनी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेटिक और बहुत ही संविधानिक होनी चाहिए, उसको इन्फिल्ट्रेट कर दिया आरएसएस वालों ने। और हर जगह पर किसी आपको दिखाई दे कोई बम किसी कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहीं गोली चली, तो फौरन 4 अब्दुल, 2 सुलेमान, ये वो पकड़े और आप लोग खुश हो गए, चलो टेररिस्ट पकड़े। यानी आपके फिल्मों में आपको अभी कभी दिखाया नहीं कि 2 त्रिपाठी, 1 मिश्रा, 2 शुक्ला, 1 पांडे, 1 परुलेकर भी है कि जो टेररिस्ट है। वो भी तो अब देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एलटीटीई थी, वो हिंदू थी। उसमें जो आत्मसमर्पण दल, जो ब्लैक पैंथर्स थे, वो सीधा खुद ब्लास्ट करते थे खुद को। ऐसी कोई आतंकवादी संगठन ही नहीं है दुनिया में। तो एलटीटी होने के बाजू में, और जिसका हमारा अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिश्ता रहा, इंदिरा जी के टाइम में अलग, राजीव जी के टाइम राजीव जी की हत्या आखिर उन्होंने की, लेकिन हमने कभी अपनी फिल्मों में, अपनी कहानियों में, हमारी बातों में, हमारी शक में, हमारी जिंदगी में, हमारे जहन में टेररिस्ट को हिंदू रूप में नहीं देखा। उसका फल, उसका कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इंसान आतंकवादी होता है, धर्म आतंकवादी नहीं होता। हर धर्म मूर्खतापूर्ण है, यह मैं मानता हूं। मैं किसी धर्म को, मैं अज्ञेयवादी हूं, एग्नोस्टिक हूं, मैं जरूरी नहीं तो आप भी वैसा हो ऐसा मैं मानूं, लेकिन हर आस्तिक व्यक्ति का मैं रिस्पेक्ट करता हूं, हर नास्तिक व्यक्ति का मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप क्या खाएं, क्या पिए, किधर जाए, क्या कपड़े पहने, किसके साथ सोए, किसके साथ रिलेशन रखें, नहीं रखें, वो मेरा अपना लुकआउट नहीं है, सरकार का भी नहीं है, राजनीतिक पार्टी का भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने की हिंदू नाम पर, जो हिंदू था नहीं। एक्चुअली आपको मालूम है, संविधान द्वारा ओबीसीज है, एससी है, एसटी है, उनको मूल निवासी माना गया है, उनको हिंदू नहीं माना। हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है, उच्च वर्णीय है, और आज भी वही है। एक्चुअल में ठाकुरों की बस्ती में आप दलित का शादी घोड़े पे बिठा के करके दिखाइए। आप यूपी में, हम लोग और आप बैठे हैं, हम जाते हैं गांव में और एक करते हैं, मॉक डील करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मैं मानू हिंदू एक है, बताइए। तो अब हिंदू को आतंकवादी दुनिया मानेगी तो मानेगी, क्योंकि आपने अपना भागवत, होसबड़े, भैयाजी जोशी, गडकरी, मोदी, शाह, अडानी, इनको खुदा बना लिया। तो अब देश में सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो मुंद्रा पोर्ट पे आता है, गुजरात के, जो अडानी का पोर्ट है। उसका क्या होता है ये भी आपको मालूम नहीं। जो ड्रग पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी के सारे ड्रग से ज्यादा है। तो अडानी की संपत्ति की छानबीन अगर होती है तो ये इसका कितना हिस्सा है ये भी तो तय होगा ना। तो आपको क्यों नहीं आतंकवादी माने? वो शाकाहारी है, ये कोई बचाव नहीं है। पाब्लो एस्कोबार कर शाकाहारी, और वो भी हिटलर शाकाहारी था। आपको बताऊं, हिटलर शाकाहारी था और वो कहता था कि जाकर दुनिया आगे शाकाहारी बनेगी, इसलिए ये मुंजे सब शाकाहारी बने होंगे शायद। ऐसा कभी बात मुझे लगता है आरएसएस वालों को शाकाहार पसंद आया क्योंकि हिटलर शाकाहारी था। असल में
जिन यहूदियों, इजरायलियों और मोसाद की मदद से मोदी अपनी सत्ता में बैठे हैं, वो मांसाहारी है, वो बीफ खाते हैं, वो सरकमसीजन करते हैं। यानी मुसलमानों को आप कटुआ कटुआ कहते हैं, तो यहूदियों तो बेसिक रिलीजन वही है, अब्राहमिक रिलीजन। तो आप कैसे बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं क्या? तो इनकी पैराडॉक्स से ये मरेंगे। माफ कीजिएगा कि ये बातें इतनी खुलकर बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ताकि आम आदमी के दिमाग में प्रकाश कुछ आ जाए, कि कुछ सूर्य किरण आ जाए। इतने अंधेरे गर्त में मूर्ख की तरह लोग भटक गए हैं, उनको समझ आनी जरूरी है। हम यहूदियों के साथ है, और इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ है, बस। अब हमारा और यहूदियों का दोस्ताना तो है, लेकिन हम नेतन्याहू की जो इंटरनेशनल क्राइम है उसमें साथ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ईरान से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने हमें हमेशा साथ दिया है, इस बार भी। और आपको बताता हूं, जितने लोग ईरान से वापस आए ना वॉर में, जब इजराइल ईरान वॉर हुआ, तब अजरबैजान से लेकर हर देश के लोगों ने हमारे भारत के नागरिक बोले तो उनको हिंदू उनको मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन ईरानी लोगों ने बिना पैसे लिए मदद की और कहा कि जाकर अगर हो सके तो देना, क्योंकि भारत हमारा हमेशा दोस्त है और रहेगा। क्योंकि उनको मालूम है भारत से दोस्ती का मतलब मोदी से दोस्ती नहीं है। मोदी आते हैं जाते हैं, भारत से दोस्ती है अपनी, ये ईरान जानता है। लेकिन डैमेज तो है, डैमेज हैज बीन डन, और वो हमारी विदेश नीति के लिए आज इसलिए मोदी रगड़ रगड़ के चीन जाएंगे, जापान जाएंगे, और वहां जाके सबसे बड़ी निर्लज्जता ये है कि वो औरतों को क्यों नचवा रहे हैं वहां पर। पेशवा हो क्या आप आखिरी, या फिर ये वाजिद अली शाह हो लखनऊ के नवाब? आप एक लोकतांत्रिक देश के मुख्य हो, आपको चुनकर दिया है, जो कि दिया नहीं है। आप जाकर वो औरतों का नाच क्या देख रहे हो? और जिस औरतों का नाच देख रहे हो वो उसका वीडियो दुनिया भर में घूम रहा है, और आपका चुनाव आयुक्त कहता है कि हमारी बहू बेटियों को सीसीटीवी में हम दिखाना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे। तो इनको क्या सजा मिलेगी ये आप बताओ, अब आप बताओ, मुझे बताओ कि ऐसी स्थिति में आप एक भारत के नागरिक के नाते क्या कहेगी? आप बताओ। अब मैं सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया जो मैटर है वो। नहीं, भारत के नागरिक के नाते मैं तो वोट इनको तो नहीं करती हूँ। वोट इनको चोट देगी। वोट तो दूर की बात है, वोट तो दे ही नहीं रहे कोई। इलेक्शन कमिश्नर जब कहता है कि आपकी बहू बेटियों के सीसीटीवी फुटेज जो कि बाथरूम के नहीं हैं, वोटिंग के हैं, वो नहीं देंगे, और प्रधानमंत्री के सामने औरतों को, जो हिंदुस्तानी है, विदेशी जो भी महिला है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, उनको नाचवा रहा है, और वो नाच प्रधानमंत्री बड़े अकेले चाव से देख रहे हैं। बस हाथ में फूल नहीं है, नहीं तो वो शाहजहां जैसा एक चित्र भी बना सकते थे। बस वो देख रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं वीडियो। ये क्या है? कौन सा, यानी मुझे कभी कभी लगता है हम पैरेलल दुनिया में जी रहे हैं। ये कौन सा तमाशा चल रहा है? और लोगों के टैक्स पेयर के पैसे कैसे जाते हैं आपको बताऊं? सुनिए, आप कमा रही है, एक छोटा व्यापारी है आप, समझ लीजिए 30% आपका टैक्स बेसिक जाता है। हाँ, 30% टैक्स गया। फिर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, यानी आप जो भी खरीदती चीज उस पर लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा ऐसा लिखा रहता है, तो वो 20% जाते हैं, 50% गए। फिर 18% आप जीएसटी भरते हैं, यानी आपको 100 रुपया इनकम है तो आपके 68 रुपये निचोड़ के लिए जाते हैं इनके वे नाच देखने के लिए, इनके 12 करोड़ के बिल भरने के लिए। 1000 करोड़ का जो जेट प्लेन अडानी ने लिया है और 35 करोड़ का इंटीरियर किया है उसके लिए। अडानी के बाप दादाओं ने, अडानी ने कहां से पैसे लाए पूछिए? LIC, SBI और हमारी बैंकों से, जिसमें हमारे बाप दादा ने पैसे रखे ताकि ये सोचा कि हमारी बहू बेटियों को धन सुरक्षित रहे, जो कि नहीं है मोदी जी की वजह से। राइट। सो ये सर, अभी आपने अडानी की भी बात करी, तो ये बोला जाता है, मैं उन लोगों का अभी आपको काउंटर दूंगी जो इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप जो बोलेंगे मुझे अच्छा बहुत इंटरेस्ट है मुझे वो काउंटर में व्हाट्सएप पढ़ के थक गया हूँ। मैं भी व्हाट्सएप पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है व्हाट्सएप से भी, और जिनसे मुझे चंदा मामा वो बचपन में मैं पढ़ता था वैसे ही आजकल वाला है ना, उसी तरीके के AI क्रिएटेड, उनके कुछ उसमें तार्किक कुछ नहीं होता, बस AI क्रिएटेड कुछ नैरेटिव होता है, कुछ AI क्रिएटेड। मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ, आपने AI की बात की। AI क्रिएटेड बराक ओबामा साहब, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और बड़े बड़े जो डिप्लोमेट है और
उसमें कौन वो फेमस एंकर है ना, जिसका शो फेमस है, नाइट शो, वो लेडी, हाँ, वो उसका एलन नहीं मैं बताता हूँ। तो ये जो सारे जो लोग हैं ना, उनका एआई वॉइस उन्होंने रिक्रिएट करके भारत ने कैसे अमेरिका को दबा दिया है, अब अमेरिका का फ्यूचर कैसे बर्बाद होगा, ये यूट्यूब पे वीडियो आ गए, मैंने उसके ऊपर ट्वीट डाला है, आप ट्वीट देखिए, मेरा लास्ट ट्वीट आप देखिए, मैंने बीवेयर किया है, अरे गलत उनकी आवाज़ है, उसको रिप्लिकेट किया है, फोटो नहीं है, बस फोटो लगाई है, और ओबामा विजडम ऐसा एक नाम है, ऐसा अलग अलग नाम। आपको लगता है यार अचानक ये लोग ऐसे कैसे बात करने लगे, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शाखा में गोलवलकर गुरुजी बात करते थे, इंग्लिश में कर रहे हैं बस, और अमेरिका को दिखा रहे हैं कि अमेरिका एक देश नहीं बल्कि डोंबिवली के आगे ठाकुरली जो गांव है वैसे है, और भारत एक देश नहीं बल्कि पूरा पूरा प्लेनेट है। इस तरह से बातें, यानी इतनी बकवास बात की खुद अगर कोई भक्त भी सुने ना तो 10 मिनट के लिए वो चक्कर खा जाए कि सोचेगा कि नीचे जाके देख के आऊं कि सोने का, वो सुदामा के बाद वो कृष्ण का घर से गया और सुदामा सोने का घर हो गया, वो देख के हैरान हो गया ना, वैसा वो भक्त भी बाहर जाके देखेगा कि कहीं सोने का हुआ तो नहीं अपना। इतना गलत प्रोपागंडा किया जा रहा है। ये मैंने अपने एआई का जिक्र किया इसलिए कह रहा हूं, बीवेयर, हर अब वीडियो देखने से पहले सोचिए कि उसके फॉलोअर, उसका स्रोत क्या है। राइट, क्योंकि अभी जैसे अभी चाइना के लिए भी ये हो रहा, पहले ये बात हो रही थी ना स्वदेशी, प्रधानमंत्री ने भी बोला स्वदेशी अपनाओ। हमारे पास पहले ये बताइए स्वदेशी अपनाने के लिए है मतलब मेक इन इंडिया, या हमारे पास इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं जो वो कह रहे हैं कि अपनाओ, तो क्या अपनाएं? और मैं वीडियो देख रही थी पुण्य प्रसून वाजपेयी की, तो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ इनका मेक इन इंडिया भी चाइना की हेल्प से हो रहा है। आप देखिए नेहा जी की स्वदेशी कौन सी स्वदेशी, भारत में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आईटी का लीजिए आप, या मोबाइल लीजिए, या आपके ये घड़ियाँ लीजिए, मोदी जी का सारा ग्लासेस, गाड़ी, सारी अलग अलग देशों से आती है, और उनके प्लेन जो अभी अडानी ने खरीदे, उन्होंने खरीदे, वो भी भारत में बनते ही नहीं हैं। तो स्वदेशी का मतलब गटर से गैस और बादल से रडार अगर ये है तो हो सकता है, वरना क्या स्वदेशी? आप बताइए, मॉडर्न साइंस नहीं होता तो रामदेव का साथी बालकृष्ण भी नहीं बचता, जो स्वदेशी का नारा देके देश को गुमराह कर रहा है। तो आप समझिए कि उसको भी अस्पताल में एडमिट किया, और सदगुरु को भी दिमाग का जब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई तो उनका वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन ही कर दिया। वो अगर इतना ही पावरफुल हमारा स्वदेश का पारद वगैरह वो जो शिवलिंग था तो वो डाल देते सर में और कर देते अपने आप को ठीक, नहीं कर सके ना। अहंकार से स्वदेशी नहीं होती। स्वदेशी के लिए चाइना जैसे गए, चाइना, अब चीन हमारे साथ ही था, 50 साल गए, चीन लगातार मेहनत, कोशिश और निरंतर प्रयास कर रहा है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और कम्युनिकेशन में, और हथियारों में, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। सबसे बड़ी बात है कि साइंटिफिक माइंड बनाने के पीछे चीन है बच्चों का। वहाँ पर धर्म तो है ही नहीं, तो धर्म ना होने से वो प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अगर धर्म कोई मानने अगर अचानक हो गया धार्मिक, तो उसको भेज देते हैं चाइना की कम्युनिस्ट स्कूल में कि उसका ठीक ठाक करके दिमाग वापस लाते हैं उसको। तो हमारे यहाँ वैसे स्कूल खोले जाते हैं तो 15% आबादी, यानी उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, IITian ज़्यादा होंगे, उनको वहाँ पर रखना पड़ेगा। जो स्वदेशी का नारा दिए मोदी जी, तो वो बताएं कि कौन सा देश स्वदेशी। आपको मालूम है कॉटन वर्ल्ड, नहीं तो मार्क्स एंड स्पेंसर, कॉटन वर्ल्ड छोड़िए, कॉटन वर्ल्ड का तो कॉटन वर्ल्ड लिखा रहता है, लेकिन मार्क्स एंड स्पेंसर में जब लेनिन यानी प्योर कॉटन का जो शर्ट्स आप लेते हैं तो उसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा रहता है, बराबर। मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके टॉवल खरीदे थे और किसी को गिफ्ट देने लेके आया, आने के बाद मैं डर गया क्योंकि उस पर मेड इन वियतनाम लिखा था। तो उसने ये सोचे कि वो कर रहा है। तो ये दुनिया में स्वदेशी कुछ नहीं है। अब स्वदेशी में आपको एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र के जो
मच्छीमार यानी जो फिशरीज के मिनिस्टर है, उनके लिए एक समस्या आ गई है। वो समस्या ये है कि मछुआरे जो है वो प्रॉन्स बिलियंस ऑफ टन यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब 50% टैरिफ की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें महाराष्ट्र में आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉन्स खाइए। तो बस प्रॉन्स स्वदेशी खा सकते हैं सब लोग, पूरे देश में प्रॉन्स बांटना शुरू करिए। मोदी जी ने कहा है ये प्रॉन्स आपके घर रोज सुबह शाम प्रॉन्स, यानी प्रॉन्स देख के गुस्सा आ जाए लोगों को, इतना प्रॉन्स दीजिए। बोलना स्वदेशी का मतलब प्रॉन्स बस। तो आप समझिए कि हमारे देश में मोदी जी चीते भी बाहर से लाते हैं, विदेश से लाते हैं, क्योंकि भारत में थे नहीं, वो मर गए, वो बात अलग है। और भारत के ज्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बीजेपी के हैं, मोदी जी के कैबिनेट में, उनके बच्चे बच्चियां विदेशी यूनिवर्सिटीज में सीख रहे हैं। डोवाल साहब जो एनएसए के चीफ है, उनके एक बेटे ब्रिटिश सिटीजन है, दूसरों ने अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। जयशंकर के एक बेटे हैं, वो यूएस सिटीजन है और उनकी वाइफ विदेशी है। और जबकि सोनिया जी ने इतना त्याग बलिदान किया, उनको जर्सी गाय कहा था मोदी जी ने। तो इनके स्वदेशी विदेशी की संकल्पना रोज बदलती है। जैसे आज से पापा के पापा कौन, तो जी, कल तक डोनाल्ड थे, अब डोनाल्ड इतना दिमाग में बैठ गया कि मैं डोनाल्ड बोल ही नहीं पाता। मुझे कोई डोनाल्ड बोलता है तो बोल रखता है कि गलत बोल रहा है, डोनाल्ड ही सही है। और वहां वो खफा होके बैठा है कि मुझे डोनाल्ड बोला करके भारत पे टैरिफ लगा रहा है। इसीलिए तो नहीं लगा। तो बात यह है कि इस तरह की जो अटपटी बातें हैं स्वदेशी विदेशी, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, हमारे यहाँ उपवास करते हैं, अब नवरात्रि के उपवास और किसके, उसमें साबूदाना खाते हैं, आलू खाते हैं, ये खाते हैं। ये सारा पोर्चुगीज लोग लेके आए हैं। टमाटर थे नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आलू पोटैटो नहीं थे, हमारे यहाँ साबूदाना नहीं था, मिर्ची भी नहीं थी हमारे यहाँ। देखिए, हमने जलेबी नहीं बनाई, हमारे यहाँ बर्फ नहीं था, बाबर ने लाया, बाबर नामा में लिखा है बाबर ने। अरे कैसे लोग हैं, ये बर्फ ही यूज नहीं करते, उन्होंने बर्फ लेके आए। तो धीरे धीरे अगर स्वदेशी पे हम जाएं और संस्कृति की रक्षा करने लगे, तो मुझे लगता है कि हम नागा साधु की अवस्था में घूमते हुए नजर आएंगे सारे देश के लोग, और गुफा में रहना पड़ेगा हमको। क्योंकि जो घर बनाते हैं हम, उसमें सीमेंट से लेके सरिया से लेके जो पेंट्स आते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, सारे केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब कौन सा स्वदेशी? मोदी जी अगर नहीं, देखिए ऐसा है कि मोदी जी, शाह, अडानी, अंबानी, ये जब स्वदेशी कहते हैं तो उनके लिए, उनके पास इतने पैसे हैं, ये सारे मुंद्रा पोर्ट से आए हुए चीजों से कमाए हुए, कि उनके लिए सारी पृथ्वी स्वदेशी है, वो कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं। इसलिए उनकी स्वदेशी की कंसेप्ट और हमारी स्वदेशी की कंसेप्ट अलग है। अरे हमारा लखनऊ का दोस्त है, उसको लगता है स्वदेशी का मतलब जो लखनऊ में होता है वो स्वदेशी है। वो मुरादाबाद से जाके पित्तल लेके आता है, तो बोलता है मैं स्वदेशी कर दिया। तो मैंने बोला इस भ्रम में मत रहना। ये मुरादाबाद का अगर पित्तल एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो वहां बंद हो जाएगा सब कुछ। राइट। तो अब देखिए ना, अभी कालीन एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, कम हो गया टैरिफ की वजह से। तो कालीन के सारे मजदूर भूखे मरेंगे, तो वो ठग और पिंडारी बन जाएंगे। वो भगवा गमछा गले में डालेंगे, जय श्री राम कहेंगे और सीधा चोरियां करना शुरू करेंगे। पुलिस उनको हाथ नहीं लगाएगी, सोचेगी कि ये कावड़िया तो नहीं है। अब बताइए मुझे, ये और लोग आपको बाहरी देश क्या समझेंगे कि हिंदू आतंकवादी लोग हैं, और आपको कोई प्रवेश नहीं देगा। धीरे धीरे एक एक देश के वीजा आपके कैंसिल होते, कनाडा ने किया, यूएस कर रहा है, धीरे धीरे आपका सारी देशों में एंट्री बंद होती जाएगी। इनके बच्चे जा चुके हैं वहां पर, जो उच्च वर्णीय और ये बहुत सधन परिवार के नहीं है, वो बच्चे छोड़ के सारे बच्चों को एक ही काम मोदी जी ने और शाह जी ने लगा के रखा है, मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम बोलना। अरे राम मंदिर इतनी मेहनत से आपने बनवाया, तो उसके बावजूद आप मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम क्यों? क्योंकि राम अभी भी मस्जिद में रह रहे हैं।
क्या यार, यानी वो राम मंदिर बनाने के बाद राम ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहने वाला, मैं तो मस्जिद में ही रहूंगा, इसलिए वहां जाके जय श्री राम के नारे लगा रहे हो क्या आप? तो ये पागलपन जो है आरएसएस, बीजेपी और ये पूरा टेररिस्ट कल्ट जो है, क्लान है, इसको कार्टेल कहना चाहिए, ये गुज्जू कार्टेल जो है इन्होंने लाया है, वो हमारी युवा पीढ़ी को गुमराह करके इस देश को बहुत गहरे संकट में डालने के लिए है। ये वो लोग हैं जिसका सुन त्सू नाम का एक थिंकर था, चाइना का, चीन का, उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग, इन लोगों का वर्णन उन्होंने ऐसा किया है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट और आबाद और प्रोग्रेसिव लोगों पर राज नहीं कर सकते, इसलिए पहले अपने देश की राख कर देते हैं और उस पर राज करते रहते हैं। राइट, अब तो मोदी और शाह और या इसकी बुद्धि और इनके आईक्यू की लेवल को इंटेलिजेंट लोगों पे तो राज नहीं कर सकते, तो आपका क्या क्या केमिस्ट्री से टेबल ही हटा दिया एनसीईआरटी में, हाँ, फिर मुगलों का वो पार्ट ही हटा दिया। अब मुगलों का पार्ट ही हटा दिया तो राणा प्रताप लड़ेगा किसके साथ? राणा प्रताप टूं से लड़ रहा था, ऐसा वो दिखाते ना थोड़ा, मैंने एडल्ट मूवी में जो ऐसा गलत शब्द आता है तो बेचारे वैसे मुगल, अकबर का नाम आया तो फिर आगे राणा प्रताप हल्दी घाटी में से लड़े। ठीक है आगे चलो। सही बात। ये कौन सी मानसिकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो इतिहास है वो है, वो आप नहीं वो कर सकते। आप आरएसएस कायर थी। आरएसएस ने इन्फॉर्मर का काम जिंदगी भर ब्रिटिशों के लिए किया तो किया। आरएसएस आज एक बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वो हिंदू सनातन सब मिलके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं। ये तब पटेल साहब ने बोला था, वो आज भी सच है, वो है। गोडसे आपका था, ये सच है। आप गांधी पैदा नहीं कर सके, आप एक भी नेता अच्छा पैदा नहीं कर सके जो विश्व में महान माना जाता है। आप एक भी फिल्मकार नहीं दे सके, आप गीतकार नहीं दे सके, आप संगीतकार नहीं दे सकते, आप कविता नहीं कर सकते। मोदी खुद को खत लिखते हैं, भावना सोमैया लेटर टू माई सेल्फ करके किताब लाती है, वो किलो पे बिक रही है। उसके यानी लोग पढ़ने के लिए नहीं ले रहे हो। राइट, ओके, सो इनफैक्ट इतिहास में नहीं कर पाए, अब कर सकते हैं, लेकिन अभी वो अपनी डिग्री भी नहीं ठीक बना पा रहे हैं। नहीं, इतिहास में जो नहीं कर सकता वो अभी नहीं कर सकता। आप इस एज में अचानक जेब कतरे की प्रोफेशन छोड़ के माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहे तो नहीं बन सकती। तो आप जेब कतरी है तो ज्यादा से ज्यादा सुधार गृह में जा सकती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में। इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर यही इसका आखिरी सॉल्यूशन है, जो पीसफुल सॉल्यूशन है, वरना लोग उतार ही देंगे। हाँ, पीसफुल एंड डिग्निफाइड। अब डिग्निफाइड क्या है वो उनको नहीं पता, डिग्निफाइड हमें जो मालूम है वो उनको नहीं बता सकते। अब वो डिग्निफाइड बहुत प्रॉब्लमेटिक शब्द है, क्योंकि धनखड़ साहब 42,000 की पेंशन के लिए कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो डिग्निफाइड क्या होता है ये ना आडवाणी को मालूम है, ना धनखड़ को मालूम है। लोया को मालूम था तो वो मर गया अचानक, गोगोई को मालूम नहीं था तो बच गए, और चंद्रचूड़ को बिल्कुल मालूम नहीं था, उनको डायरेक्ट भगवान से आदेश आए। ये हमारे देश की शॉर्ट में कहानी है। सो ट्रू। तो सर, व्हाट अबाउट द डिग्री? मतलब आप ये देखिए, इतने बेसिक, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाई गई डिग्री बनाने में? जो ये अब ये कह रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखा तो चुके हैं, ये दिखाने के बाद क्यों कह रहे हैं कि डिग्री नहीं दिखाएंगे? देखिए, एक बात बताता हूं, या प्रिवेसी में वो है, उन्होंने जो फॉर्म भरे हैं आज तक इलेक्शन में, वो इलेक्शन फॉर्म्स में गलत जानकारी के लिए उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से मुक्त करना चाहिए, और उनका प्रधानमंत्री पद क्या, एमपी भी नहीं रह सकते और सांसद। और एक्चुअली वो हार चुके हैं 70,000 वोटों से बनारस से अजय राय के सामने। तो वो जीत नहीं है। वो ज्ञानेश कुमार जो बहु बेटियों का वाला वो सीसीटीवी, हाँ, वो उससे पहले वाले जो थे शायर राजीव कुमार, वो उनकी जीत है वो। तो बात ये है, अब श्याम रंगीला का इंटरव्यू करिए एक दिन, उन्होंने पर्चा भरने की कोशिश की बनारस में। उसके ऊपर हमारे एक दोस्त है वरुण सुखराज, उन्होंने जमुरा नाम की फिल्म बनाई है। हाँ।
वो फिल्म में ये सारी चीजें हैं कि मोदी को कैसे जिताया गया, यानी वो पहले ही आपको पता चलता है कि इनको जिताने के लिए कितनी कसरत, यानी पूरा डीएम लगा हुआ है, यानी इतना अपमानित कर रहे हैं अपने ही नागरिकों को कि ये लोग, ये यूपीएससी पास किए हुए आईएएस आईपीएस आईआरएस अफसर राजा बन बैठे यार। ईडी में, सीबीआई में, आईटी में, एनएसए में, एनआईए में, ये लोग जो है चुनाव आयोग में, और उधर तो बीए एलएलबी करके आते हैं और शांति से सुन के तेल वेल और कॉम्प्लिकेटेड जो फंक्शनिंग है मशीन का और ऑयल का, उसके ऊपर सुन के हाँ ठीक है अडानी का कर दो। वो अरुण मिश्रा एक के पीछे एक 8 उन्होंने जजमेंट अडानी के पक्ष में दिए। इतनी शिक्षा ही नहीं है आपकी, आपको उसके लिए इंटेलिजेंट लोगों की कमिटी बिठानी चाहिए। तो जूरी सिस्टम और कॉलेजियम को खत्म करके विपक्ष और सत्ता पक्ष, उसमें से विपक्ष भारी हो, ऐसी सिस्टम चुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली चाहिए जजेस को, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो बात वो है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें हैं जो अंततः हमारे ऊपर आ रही है। हम बेबस, लाचार, गुलाम, सफोकेटेड और बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। और आजादी वो चीज है जो आपको मौका देती है, और मौके की तलाश में इस देश ने 1000 साल गुजारे। उसके बाद मौके पैदा हुए, उसके 70 साल मिले, और 12 साल से मोदी और शाह और अडानी ने वो छीन लिए। क्यों सहे हम? राइट। सो सर, अडानी की बात हो रही है, ये भी बोला जाता है काउंटर में कि अडानी जब बने, मतलब जब उनके इनिशियल ईयर्स थे तो वहाँ पे कांग्रेस के सीएम थे, तब से उनकी नज़दीकियाँ पॉलिटिकल सर्कल्स में हैं। आज ये बोला जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का रोल इसमें कितना मानते हैं आप, मतलब अडानी के बनने में, क्योंकि वो तब से अगर चलते हुए आ रहे हैं तो 92 के टाइम से। मैं आपको बताता हूँ, मुझे अडानी के बारे में ठीक ठाक मालूम है, ऐसा मुझे लगता है। अगर जाके आगे न्यूरेमबर्ग जैसा इनका ट्रायल होगा सबका, तो अडानी के लिए जो अडानी के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार की तरफ से लड़ेंगे, उनको मैं मदद भी कर सकता हूँ। तो लेकिन ये अमेरिका में हो जाए तो वो अपने आप को मदद करने में काफी सक्षम है, उनको अडानी के खिलाफ सब कुछ उनके पास है, डॉसियर है। अब बात यह है कि अडानी की देवकी पवार है, शरद पवार, और यशोदा मोदी है। बाकी कांग्रेस के टाइम में इतने सारे बिजनेसमैन आगे बढ़े, भ्रष्ट तो देखिए कोई भी लोकतंत्र में थोड़ा बहुत भ्रष्ट होता ही है, भ्रष्टाचार होता रहता है, उतना भ्रष्ट था ये। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके कोई पोर्ट एयरपोर्ट ऐसा अडानी को कभी नहीं दिया। जो भी दिया गया महाराष्ट्र में उनको बिजली का वो वगैरह, वो पवार द्वारा दिया गया। इसलिए देखिए आज कोई भी मुद्दा आ जाए तो पवार मोदी के बारे में सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि उनको अडानी को उनको भी बचाना है। उसकी वजह क्या है, उसका राज क्या है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन आप समझ सकती है कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट इतने सालों से, 92 का जिक्र किया आपने, पवार साहब ने ऑन माई टर्म्स नाम की आत्मकथा लिखी है। वो आत्ममुग्ध कथा है, क्योंकि उसका नाम ही ऑन माई टर्म्स है। तो उसमें उन्होंने कई पैराग्राफ्स अडानी पे एक लिखे हैं, एक अच्छा, एक होनहार, एक तो खैर समझिए। और जब भी अडानी पे संकट आया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया, तो पवार खुद टेक ओवर किए हुए झूठी तरीके से टेक ओवर किए, एनडीटीवी पे जाके इंटरव्यू दिए। फिर पवार जी के भाई प्रताप राव पवार सकाल के मालिक है, उन्होंने आर्टिकल लिखे उनके ऊपर। फिर हर कोई उनके दूसरे, अभी जो उनके सक्सेसर कह रहे हैं, रोहित उनके भाई के लड़के, वो ड्राइव करते हैं जब अडानी उनके यहाँ आते हैं। और हर क्राइसिस सिचुएशन, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, देश की गवर्नमेंट कुछ भी हो, तो अडानी 2.5 घंटे या 3 घंटे कम से कम पवार साहब से पहले मीटिंग करता है, फिर मोदी साहब से करता है। तो देवकी और यशोदा की जो महिमा है वो अपार है। और ये विराट बन गया है जो अडानी, उसकी विराटता भगवान की नहीं है, ये शैतान की विराटता है। तो आप समझिए ये दूध पूतना का है। ये सिर्फ आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब एकदम लोगों के दिमाग में आ जैसे जाएगा। गोली जैसा आ जाएगा कि टेंशन नहीं, अब क्लैरिटी आ गई, अब कोई Clarity अब आ गई। पेपर आराम से। यानी मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। बिल्कुल। मैं ये 12 साल की बात क्या हुआ था, ये मैं शिक्षा एक लेसन में पूरा एक क्लास में 45 मिनट में समझा कर जा सकता हूँ। राइट, करना भी चाहिए। अभी एनसीईआरटी में अभी वो काफ़ी मार्जिन है, हम सिलेबस को नए तरीके से पैकेज कर सकते हैं। जी राइट सर, तो एक बात आई, चीतों की हम बात कर रहे थे, अभी वनतारा पे एसआईटी बैठेगी और उनकी हियरिंग होगी। वनतारा पे अब एक उनका संज्ञान लिया जा रहा है, तो इसको, इस चेंज ऑफ इक्वेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वनतारा अपने आप में इस दुनिया का एक अलग ही टाइप का मॉडल है, जो मॉडल मुझे लगता है कि हर प्रकृति की हर नियम का उल्लंघन करता है, हर नियम का। और वो वहाँ जो जानवर है उनको रोज रागी डोसा वगैरह देते हैं, और जो भी यानी दिखाते हैं वो वजन से, ऐसा खाने के लिए वो पैदा नहीं हुए हैं। यानी ये जरूरी नहीं है उनको रोज सुबह शाम डॉक्टर चेक करे, डॉक्टर होते हैं जैसे कि जू में, लेकिन ये इनका काम नहीं। देखो, जामनगर जैसे जगह पर जो जमीन रिफाइनरी की है, वो जमीन पे आपने इतने छोटी जमीन में इतने देखिए 300, 400, 500, 1000 एकड़ में 12 शेर होते हैं, 10 शेर होते हैं। यहाँ 300-300 शेर, इतने सी छोटी सी कूदती हुई जमीन, उसमें हाथी भी, उसमें पंछी भी, उसमें और भी, ये भी वो भी, उसमें किसको रागी दे रहे, किसको फाफड़ा दे रहे, पता नहीं, किसको शाकाहार दे रहे, किसको मांसाहार दे रहे, मुझे तो पता ही नहीं। किसका मालिश चल रहा है, किसको शेक दे रहे हैं, ये सब सौंफ दे रहे हैं, खाने के बाद पान भी दे रहे हैं। और तो बस ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप आजादी छीनकर किसी भी एनिमल को, प्राणी को, और खास करके शेर, चीते, हाथी, ये वो, और ये मैं नहीं मानता कि सारे के सारे बूढ़े और सर्कस वाले हैं। कई हैं जो बाहर से आए हुए एकदम सशक्त और जवान भी है, बच्चे भी है। तो उनको एक हैबिटेट चाहिए, उनकी जो यानी उनका जो इकोसिस्टम है वो वहाँ का है जहाँ से लाया गया है उनको, और वो ऑथोराइज तरीके से लाया है नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए। अब क्या है कि अंबानी जी जहाँ छप के आता है, जो बोलना चाहता है उसको दबा सकते, इतनी उनके पास संपत्ति है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने शौक के लिए एक प्राकृतिक हमारे जो हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, ऐसे कई प्राणी हैं, उनके आजादी का दमन कर रहे हैं। यानी मोदी जो देश में कर रहे हैं वही अंबानी वनतारा में कर रहे हैं, आजादी का दमन। हाँ, अब मोदी जी भी तो आपको पेंशन स्कीम दे रहे हैं या आयु योजना वगैरह दे रहे हैं, लेकिन मिली किसको? आपको तो आप हाथी को पूछ तो नहीं सकते क्या आज रागी मिली? वो तो राहुल कंवल को मिलती है। हाँ, वो खाता है वो। तो बात ये है, मजाक की बात हम दूर रखते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, उनकी एसआईटी वगैरह, मुझे इस देश में किसी भी इंस्टीट्यूशन पे कोई भरोसा नहीं है। इस देश में पीआईएल इसलिए डाली जाती है ताकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑथेंटिक बना के मिले, इसलिए उन्हीं के लोग पीआईएल डालते हैं। क्यों ना हम लोग ये समझे कि एसआईटी इसलिए बिठाई गई कि एसआईटी बोल दे कि ये सब एकदम सही हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर दे, उसके बाद कोई सवाल ही नहीं कर सके, खत्म। फिर जब तक आप देखियो, सरकार बदलने से बात भी ये नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। आप किसी अन्य व्यक्ति को, यानी राहुल जी और नेता को भी आप भगवान मत बनाइए। ये एक कलेक्टिव विजडम का काम है। ये देश की जनता की समझदारी, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। क्या अफ्रीका के एक शेर को, बब्बर शेर को हमें जामनगर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये भारत के एक आदमी की समझ के अगर बाहर है, और उसकी निजी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी तनाव इतने हैं कि उसको वो अफ्रीका के बब्बर शेर की सोचने के लिए वक्त नहीं है, उसका फायदा अंबानी और अडानी ले रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य जो है, वो दुर्भाग्य को सरकार को वेलफेयर स्टेट बना के दूर करना चाहिए।
यहां उल्टा हो रहा है कि मोदी आपसे नोटबंदी से लेके वोटबंदी करके आपकी आजादी और सिकुड़ रहे हैं और आपको सफोकेट कर रहे हैं। जैसे कि कोई आप सोए हुए हैं और आपके मुंह पे कोई तकिया दबा के मार डाले, वैसे हो रहा है ये नागरिक के साथ। उसमें सारे शामिल है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग शामिल है, जुडिशरी शामिल है, मीडिया तो शामिल है, यही हम गोदी मीडिया बोलते हैं, सरकार तो उसकी प्रोटोगोनिस्ट है। तो और हमारे नायक जो स्वाभाविक रूप से अब चीन गए हैं और उससे पहले जापान गए हैं, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है, ऐसा वो कहते हैं। तो राज कपूर के बाद वही है, क्योंकि नाच भी एक हुआ, गाना भी हुआ, अब फिल्म चल रही है, तो जापान भी हुआ, अब चीन हुआ, तो हो गया ना। और दिल हिंदुस्तानी वापस आने के बाद, तो इनकी बातों पर अब मुझे ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे, नड्डा वड्डा ये लोग है ना, उनको छोड़कर किसी को विश्वास भी नहीं होगा। अंधभक्तों का छोड़ दीजिए, वो बीमार है, वो हम लोग यानी मानसिक जो बीमारी यहाँ होती है उनको मनोरुग्ण कहते हैं ना, तो ये नमोरुग्ण है। बिल्कुल। तो उनको ठीक करने के लिए वो चाइना वाली ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, तो टाइम है उसको अभी वक्त है, उसको अभी वक्त है, क्योंकि अपनी तर्क शक्ति का जो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप जबरदस्ती जाके ये नहीं कह सकते कि आपको आजादी की जरूरत है। वो कहेगा मैं तो मोदी के शासन में बहुत आजाद हूं। इनफैक्ट ऐसी एक पूरी की पूरी जमात है लोगों की जो खुश है, और जो मेरे को लगता है अगर ये वन पार्टी सिस्टम में भी नहीं, मैंने देखी ना ऐसी खुश एक जमात, मैं आपको बताता हूँ कहानी कहाँ तक आती है। ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत अच्छा बताया था, कवि हमेशा जो न देखे रवि वो देखे कवि है, इसीलिए कहते हैं। तो हमारे यहाँ मुंबई में सांता क्रूज में एयरपोर्ट कॉलोनी हुआ करती थी, बहुत हायर मिडिल क्लास लोग रहते थे। एयर इंडिया में एक जमाने में जिन्होंने नौकरी की, रिटायर हुए, उनके बच्चे एयर इंडिया में काम कर रहे हैं। देखिए आप, ऐसा कि कुछ बच्चे तो विदेश चले गए और नातिन वगैरह विदेश में, ऐसे एकदम सेट फैमिलीज जो हैं वो। और सांता क्रूज एक अप मार्केट एरिया है, वहाँ एयरपोर्ट कॉलोनी थी, तो वहाँ रह रहे थे आराम से, और सारे मोदी भक्त, एकदम मोदी मोदी मोदी। एयरपोर्ट जीवीके का ईडी से बंदोबस्त कराकर अडानी ने मसल पावर, मनी पावर सब यूज करके टेक ओवर किया। जो अफसर था उसमें शामिल, वो अफसर ने अब रिटायरमेंट ले लिया और रिलायंस ज्वाइन की। खैर वो एक बात अलग ही है। तो वो हुआ, तो एयरपोर्ट, अडानी एयरपोर्ट हुआ, जो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट था वो। तो अडानी ने सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट की जमीन जो है सारी, वो भी एक्वायर कर ली उसी कीमत में, यानी बहुत सस्ते में। कोई टेंडर नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। जैसे दाऊद करता था सिर्फ वैसे ही, बस वो यहाँ पर, वहां दाऊद को सरकार मदद नहीं करती थी प्रत्यक्ष रूप से, सीधा आगे आकर, यहाँ सीधा आगे आकर सरकार, जुडिशरी, सारे लोग मदद कर रहे। ऐसा आप सोचिए कि दाऊद को जुडिशरी भी मदद कर रही है, चुनाव आयोग भी मदद कर रहा है, सरकार भी मदद कर रही है, तो दाऊद कैसे दिखेगा? मीडिया भी मदद कर रही है, मीडिया रोज धो रही है उसके दाग, रोज बैठ के धो रही है कि, और इतना सब देने के बाद अडानी के पास एम्प्लॉय 23,000 ही है। समझ लीजिए आप, 23,000 तो मुझे मालूम है हमारे गांव के किसान हैं, वो रोज खाते हैं और आराम से रहिए। खैर, तो जब वो एयरपोर्ट की जमीन गई तो एयरपोर्ट कॉलोनी सारी आ गया अडानी के हाथ। एक दिन में उसने नोटिस देकर सबको बाहर निकालने के लिए, जाने के लिए कहा। अब मुंबई में एयरपोर्ट के कॉलोनी की जैसा, सांता क्रूज जैसे एयरपोर्ट के बाजू में घर आप लेने के लिए गए तो कम से 20 से 25 करोड़ से नीचे मिलेगा ही नहीं, और वो कहाँ मिलेगा? और एक दिन में, 10 दिन में, महीने में लोग सब रास्ते पे आ गए। वो सब गाली दे रहे थे, जो पहले भक्त थे ना, बाद में सब गाली दे रहे थे, लेकिन उनकी गाली सुनने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जब हम बता रहे थे तो वो सुने नहीं, समझी? तो सबका हाल यही होने वाला है, सबकी लंका लगेगी, देखना। आज नहीं तो कल। आज जो इनको पिंक स्लिप मिल रही है ना जिन लोगों को, वो कंपनी कौन सी है? डेलॉइट्स है, आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते रहे कतार से लेके दुबई, दुबई से लेके यहाँ, वो सब जब घर पे बैठेंगे तो उनको पता चलेगा कि मनमोहन सिंह ने कितना बड़ा काम किया था उनके लिए और मोदी ने उनका कितना विनाश किया है। तो मोदी फिर काम कर किसके लिए रहे हैं, जब एक के बाद एक सारे के सारे अरे आपको पता नहीं, वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। सब लोग बोल तो रहे हैं, मैं बाहर आया तो बाहर भी बोल रहा था,
वॉचमैन और साहब वो अब अडानी के लिए गए हैं चीन। राइट, हाँ, वो चौकीदार बोल रहा था कि राइट, ये तो मतलब दिस इज अब नाउ तो इट्स क्लियर, क्योंकि सबको लग रहा था ना कि हम पे नहीं आएगी, कभी पहले स्टूडेंट्स पे हुआ या फार्मर्स पे हुआ या किसी एक नहीं, तबके पे हुआ। मोदी जी अभी के लिए तो- जनता एक दुर्बल दमन करने की घटक है, यानी एक चीज है। उनके लिए बस अंबानी, अडानी और 2-3 लोग जो है आबाद रहे, क्योंकि उनकी कुर्सी संभालने के लिए चाहिए। यहाँ ढोवाल, जयशंकर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो उधर रहे। यहाँ हिरेन जोशी और ये वो सब आबाद रहे, बस इतना उनका जो मंडली है वो रही, और शहावा, तो बाकी उनको फिक्र नहीं है। वो सत्यपाल मलिक मृत्यु से पहले जो कह के गए वो अमर है, किसान मरे ऐसा उन्होंने कहा। तब मोदी जी ने कहा मेरे लिए मरे क्या? तो कल आप मरेंगे, हम मरेंगे, भूख से लोग मरेंगे, नौकरी ना होने से मरेंगे, खुदकुशी करेंगे किसान, मजदूर खुदकुशी करेंगे, यूनियन नहीं है, लोग निचोड़ेंगे उनको, अडानी जैसे लोग ड्रग्स लेके मरेंगे। मोदी पूछेंगे मेरे लिए मरे क्या? राइट। एंड सर, इथेनॉल, अभी गडकरी जी को एक बहुत ऐसे देखा जाता था कि इनके कैबिनेट में गडकरी जी की काफ़ी एक रिस्पेक्ट थी और लोग भी उनको एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट की तरह भी देखते थे। अभी ये निकल के आ रहा है कि इथेनॉल में उनके जो नहीं, दोनों गडकरी और अश्विनी वैष्णव दोनों की अपनी अपनी कंपनियां अचानक बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गडकरी के भ्रष्ट होने के लिए ये बाहर आना जरूरी नहीं था। आप 2014 के बाद जो भी ब्रिज बने हैं, जो भी फ्लाईओवर बने हैं, जो भी रास्ते बने हैं, उस पे बिना साहस किए जाने की हिम्मत कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, उसमें गडकरी। लेकिन ये खबरें सिर्फ अश्विनी वैष्णव और गडकरी पे आने इसलिए लग गई क्योंकि मोदी को लगा अपनी कुर्सी के लिए ये चैलेंज कर सकते हैं। वरना पीयूष गोयल उतने ही भ्रष्ट है, निशिकांत दुबे उतने ही भ्रष्ट है, खुद मोदी जी उतने ही भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार से मोदी जी को कुछ खास परहेज नहीं, ऐसा सत्यपाल मलिक साहब कहते थे, और वो सच कहते थे। इसीलिए तो उनके ऊपर बेचारे को ऑक्सीजन लगाया था, आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उनके 2 शर्ट मिले और सीबीआई केस काय के लिखी उनकी। आज धनखड़ साहब 42,000 रुपए के लिए मोहताज है, ये हालत करके रखी है। और अडानी 1,000 करोड़ की जेट ले रहा है, अंदर 35 करोड़ की इंटीरियर कर रहा है, जबकि 11 मुल्कों की पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो मोदी जी के लिए आप अपना खून बहाए, पसीना बहाए, आंसू बहाए, तो भी वो उनके लिए काफी नहीं है। उनके जो है वो उन्होंने तय किए हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। बाकी देश उनके शोषण का साधन है। वी आर ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ऑब्जेक्ट्स के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी यूटिलिटी पर तय होता है। हम न्यूसेंस है, अभिसार शर्मा न्यूसेंस है, तो उसको रोज तकलीफ देना शुरू करेंगे। उमर खलीद मुसलमान है तो उसको जेल में फेयर ट्रायल भी नहीं मिलेगी, जुडिशरी। और गोगोई तो साक्षात भगवान से कम नहीं, क्योंकि यौन शोषण का आरोप उन पर होता है तो वो खुद ही सुनते हैं और खुद को मुक्त करते हैं, और बाद में राज्यसभा में सांसद बन जाते हैं। चंद्रचूड़ अपने लिए रिटायरमेंट के बाद घर भी नहीं छोड़ते और मर्सिडीज कार का नंबर CJI 001 लेते हैं और कहते हैं कि भगवान ने मुझे आदेश दिया इसलिए मैंने वो लिखा। और बाद में मुझे समझ में आया, क्योंकि वेद जो है वो और ये जो राम मंदिर वाली जो जजमेंट है वो एक समान है। कैसे मालूम है? वेद भी किसी ने लिखे नहीं है, अपौरुषेय है, और ये जजमेंट पे भी किसी ने साइन नहीं किया, वो भी अपौरुषेय में गया। तो अब नेक्स्ट ईयर की हिस्ट्री किताब में आएगा कि राम मंदिर का जजमेंट खुद राम ने लिखा था। और आप चाइना से स्पर्धा करेंगे। हाँ? देखिए महत्वाकांक्षा देखिए, योग्यता देखिए और महत्वाकांक्षा देखिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। आप क्लर्क बनने की योग्यता नहीं रखते और आप मुझे कह रही कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे इस कंपनी की। सही बात है, यहाँ तो नींव ही हिला के रखी हुई है
इस तरीके से। तो अभी आपने जैसे राम मंदिर का जिक्र किया, ये बोला जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी में शायद से कुछ रिफ्ट नज़र आ रही थी, जो अब मोहन भागवत के बयानों से लग रहा है कि शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने 75 ईयर्स में रिटायरमेंट वाला बयान भी हंसी मजाक में नहीं बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कह रहा, ना मैं रिटायर करने को कह रहा हूँ, ना मैं किसी और को कह रहा हूँ। फिर साथ में उन्होंने एक और भी खतरनाक बात करी जो खतरनाक हो सकती है प्रॉबेबली। अयोध्या के बाद अब वो कहते हैं कि काशी और मथुरा भी हिंदुओं के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, एक हिंट दे रहे हैं वो। रिफ्ट आरएसएस में या आरएसएस के किसी भी मंत्री में या भारतीय जनता पार्टी इसके किसी में होगी, ऐसा किसी ने भी आपको कभी भी कहा तो आप विश्वास मत रखिए। रिफ्ट वीरों में होती है, कायरों में नहीं। कायरों का झुंड होता है, वो अल्फा के आदेशों पे चलता है, तो इनमें रिफ्ट कभी भी मुमकिन नहीं है। ये ऑक्टोपस जैसे एक हाथ दूसरा बोलेगा, दूसरा हाथ दूसरा बोलेगा, तीसरा और भी बोलेगा, चौथा बोलेगा कि औरतों को आज़ादी देनी चाहिए, पहला बोलेगा कि नहीं नहीं उनको घूंघट में रहना चाहिए। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो। बेचारे अच्युतपुरदार नहीं रहे, लेकिन वो कहना क्या चाहते हो भाई वाला कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क बुद्धि को आपके अपील करने की आईक्यू ही नहीं है आरएसएस की, कलेक्टिव आईक्यू नहीं है आरएसएस परिवार की, पूरे बीजेपी से लेके। तो वो फिर आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। तो आज एक बयान दिया, कल एग्जैक्टली उल्टा बयान दिया, परसों तीसरा दिया, फिर उसको अनुकरण करते हुए यहाँ गौरव सावंत, सुशांत सिन्हा, रूबिका लियाकत सब मर जाते हैं, उनको लोग गाली देते हैं। लेकिन गाली उनको मत दो, उनका जो आका है वो भी वही कर रहा है, आप समझो। तो उसको चिट्ठी हिरेन जोशी भेज रहा है बेचारा, उसका भागवत होसबड़े भैया सब बैठे हैं वो। पर आज एक बात करें, कल अरे 3 महीने पहले चाइना हमारा दुश्मन था, आज और अमेरिका दोस्त था, आज चाइना दोस्त है, अमेरिका दुश्मन है। तो भक्त करे तो करे क्या यार। कल रात को सोते वक्त उनको एक दिन हुआ होगा कि चाइना दुश्मन है और अमेरिका दोस्त है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। सुबह उठे तो पापा ने बोल दिया कि आज से चाइना दोस्त अमेरिका दुश्मन। वो जो टेबल पे व्यापार खेलते हैं ना, उतनी बुद्धि है इन लोगों की। और इन लोगों ने देश इनके हाथ जाना भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और न्याय बुद्धि, तर्क बुद्धि में दिवालिये बन गए हैं। हमें फिर से खड़ा रहने के लिए कम से कम 25 साल लगेंगे। 25 साल जब ये छोड़े उसके बाद? छोड़े उसके बाद। और वो कब होता दिख रहा है आपको? ना आपके हिसाब से 29 से पहले हो जाना चाहिए, बट उसके लिए एस्ट्रो स्पिक्स नाम की एक ऐप है, उस पे मैं आता नहीं हूँ। ये कब छोड़ेंगे? हाँ, शनि की मंगल में जो कई यूट्यूब में ज्योतिषी आते हैं। अब पता नहीं कुछ ज्योतिषी अच्छे हैं, क्योंकि वो उनका अमित शाह पे खुन्नस है, तो लोगों को बाकी भड़ास निकाल नहीं सकते, तो ज्योतिषी के माध्यम से निकाल। तो अमित शाह जी के इतने बुरे ग्रह है, वो मैं 2014 से सुन रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में उनका कुर्सी से पतन निश्चित है। तो लोग एक साल ऐसे ही निकाल लेते हैं, 2015 में फिर वही ज्योतिष आता है, कहता है कि पिछले साल सिर्फ गुरु के लिए, गुरु की वजह से वो बचे थे, अब इस साल इनकी कुर्सी बचना ना असंभव है। लोग फिर खुश हो जाते हैं। ऐसे ऐसे 12 साल निकाले और ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब मुझे लगता है कि ये ज्योतिषी का कार्यक्रम सारे चैनलों को, यूट्यूब को बंद कर देना चाहिए, या तो लोग अपने आकाओं को, यानी अपने सत्ता पक्ष को मार नहीं सकते जाके घर पे, तो ज्योतिषी को मारना शुरू करेंगे। ये क्रोध जो है, जनता की ज्वालामुखी जो है, वो ज्योतिषी पे आएगी। तूने कहा था कि वो जाएगा, गया नहीं अभी तक, जवाब दे। तो वो कहेगा मैंने ज्योतिषी कहा था, ज्योतिष कहा था तो कहा था, मैं आशा पे था, मैं खुश था कल तक, आज से मैं दुखी हूं तुम्हारी वजह से। तो ये ज्योतिषी मार खाएंगे बहुत। तो आप उसमें मत फंसाइए मुझे। राइट। नहीं, बट अभी जैसे यही मोहन भागवत जी के बयान पे देखो तो आपको लग रहा है कि किसी नए ट्विस्ट की तैयारी हो सकती है। कहते हैं कि अयोध्या हो गया क्योंकि आराम से सेटलमेंट हो गया, मुसलमानों ने भी मान लिया। अब वो कह रहे हैं, हाँ, मुसलमानों ने मान लिया, मुसलमानों को आपने दमन किया। हाँ, मतलब आप टेररिस्ट जैसे बिहेव किए। दाऊद के दरबार में जब शरद शेट्टी और रमा नाइक का झगड़ा हुआ
तो रमा नाइक ने मान लिया और शरद शेट्टी को जमीन मिली ऐसा बोलने जैसा भागवत बोल रहे हैं। वहां कोई माना नहीं, दाऊद ने बोल दिया कि शरद शेट्टी की है जमीन, बस चेंबूर की। उसके बाद रमा नाइक वहां से चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि रमा नाइक ने मान लिया। बाद में रमा नाइक को पुलिस ने पीछे से गोली मारकर उसको एनकाउंटर मार कर दिया, इंस्पेक्टर काटडर ने। तो ये जो है वो माफियाई तंत्र है। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का पतन, देखिए बाबरी मस्जिद का जजमेंट अभी हुआ नहीं है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जो गिरी है, उस बाबरी मस्जिद गिरने के आरोप, ये तो संगीन क्राइम है, ये मान लिया है कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने अपराधी को ये पकड़े नहीं है, ना उनका जिक्र किया है। और जिक्र अगर नहीं किया है तो बाबरी क्या सुसाइड कर रही थी? और आप ज्यादा खोदोगे तो बुद्धों के मंदिर मिलेंगे। हाँ, अब वो मैं आपको बताऊं, शयन मुद्रा में जो भी विष्णु के देश में मंदिर है वो सारे बुद्ध के मंदिर है। आपको मैं कितने सारे मंदिर, आप मेरे साथ चलिए, मैं देश के मंदिर, अगर आप मुझे गवर्नमेंट परमिशन देती है तो मैं पूरी तरह से उसके ऊपर गुलाल फुलाल रंग वंग लगा हुआ सब निकाल के दिखाऊं कि बुद्ध की मूर्तियां हैं। कई देवियों की मूर्तियां बुद्ध की मूर्तियां हैं। वो देवी है ही नहीं, उसको साड़ी वाड़ी पहनाकर उन्होंने ऐसा कर दिया कि देवी हो गई। अरे बुद्ध थे यार, आप गोड से समझे क्या? वो नथुराम को, आपको मालूम है नथुराम क्यों कहते थे? नहीं। नथुराम वो बच्चा है जो बच गया, यानी उसके पहले मरे थे बच्चे माँ बाप के। तो उसको नथ नहीं उसको औरत भगवान का वो किया था, मन्नत मांगी थी तो उसको नथ पहनाती थी और लड़की के कपड़े पहनाते थे, तो उसलिए उसको नथुराम। तो इतना उसके ऊपर गर्व है ना, तो अपने बच्चे का किसी ने नाम नथुराम नहीं रखा। तो जो बुद्ध की मूर्तियों का इन्होंने हाल किया है, देखिए बुद्धों के स्तूप, बुद्धों का आर्किटेक्चर और बुद्धों के मंदिर इन्होंने चुरा लिए हैं ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवाद ने। और भारत में ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, बाकी सारी जातियां हैं, मूल निवासी है, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये सारी चीजें मैंने जैसे बोला, ठाकुरों की बस्ती में आप दलित को घोड़े पे बारात निकाल के दिखाइए गोरखपुर में, तो मैं मानू। राइट। दरोगा भी आपको अगर साथ देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है हक उसका घोड़े पे बैठने का, तो दरोगा साथ दे तो भी मैं मानू। दरोगा पहले नाम पूछेगा, है ना? तो ये ब्राह्मणवाद है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए भागवत से लेके सब लोग कूद पड़े हैं, और आप उनसे ज्यादा आशा नहीं कर सकते। आपको ये देश मॉडर्न रिपब्लिक रखना है और उसको बनाना है अपने बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और गांधी जी का मॉडल सबसे बेस्ट है, सत्याग्रह। गांधी जी कभी कोर्ट को ये कहते ही नहीं थे, जजमेंट आने के बाद कहते थे हाँ ये गुनाह मैंने किया और यही मैं करना चाहता था, मैं ये कानून को तोड़ना ही चाहता था क्योंकि ये कानून मुझे गुलाम बनाता है। फिर गांधी जी के साथ लाखों और करोड़ों लोगों ने यही करना शुरू किया, तो जुडिशरी का अस्त हो गया, शासन खत्म। जुडिशियरी का मतलब ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं है और उसके 16 IAS IRS घर के लोग नहीं है, या IAS एसोसिएशन नहीं है, और गोगोई नहीं है, चंद्रचूड़ नहीं। जुडिशियरी का मतलब आपकी जुडिशियल कैरेक्टर, जिसको न्याय बुद्धि कहते हैं, वो है। और 1919 के ब्रिटिश गैजेटियर में लिखा है ब्रिटिशों ने कि भारत के ब्राह्मणवाद को जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए कई सालों तक ब्राह्मणों को जुडिशरी में लेते नहीं थे। वही कॉलेजियम में आप उच्च वर्णीय अपना गैंग करके बैठे हैं। राइट। और इसलिए पंचोली साहब 56 लोगों को बाईपास करके ऊपर आए। मैं तो मानू तो आदित्य पंचोली को भी ले लूं साथ में एक मदद के लिए। नहीं, अच्छा काम तो कोई भी पंचोली कर सकता है, इस पंचोली जीतना। एक दिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तो आदित्य भी बाजू में बैठेंगे उनके। अरे और CJI के लिए एक पंचोली से दो भले, 2 पंचोली, है ना? राइट। और RSS ने उस टाइम भी तलवार लेके निकले थे, आज भी निकले हैं। वो तो उस टाइम भी अखंड भारत में बिलीव नहीं रखते थे। वो नहीं, उन्होंने द्विराष्ट्र को मानने वाले 3 ही नेता थे। एक
विनायक दामोदर सावरकर, दूसरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरे मोहम्मद अली जिन्ना। और देशभक्त नेताओं की 100 साल के बाद जो सूची इन्होंने डिक्लेयर किया आरएसएस ने, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का नाम शामिल है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में कांग्रेस ने ना कहने के बाद जिन्ना के साथ सरकार में शामिल हुए थे। तो ये देश को बार बार तोड़ना और इस देश की जनता को इलिटरेट और पीछे रखना, रिग्रेसिव रखना, ये कमांडमेंट्स है गोलवलकर की। ओरिजिनल जो बंच ऑफ थॉट्स किताब है, अभी एडिटेड नहीं, वो आप अगर पढ़ेगी तो आपको सब पता चलेगा। वो बच्चे तक पहुंचानी चाहिए, वो पहुंचाई जाएगी, सब होगा। देखिए यहाँ इमॉर्टल कोई नहीं, सबसे बेस्ट बात क्या है अमल में, अमर कोई नहीं है, ना मोदी नहीं है, ना शाह नहीं है, ना अडानी है। कितना भी बड़ा विमान ले ले, एक दिन पुष्पक आ ही जाएगा। सो ट्रू क्योंकि इन्होंने मोहन भागवत ने जो अभी जो रीसेंट बयान दिया उसमें, कौन मोहन भागवत? मैं 15 बार बोल चुका हूं कि मोहन भागवत एक देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की तभी खत्म बात। कोई खालिस्तान की बात करे तो आप उसको देशद्रोही कहेगी कि नहीं कहेगी? कोई पाकिस्तान की बात करे हिंदुस्तान में तो कहेगी कि नहीं कहेगी? तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की बात करे तो भी वो देशद्रोही है। धर्म के आधार पर हमने राष्ट्र को बनाया नहीं है। वी आर मॉडर्न रिपब्लिक। और ये 67% लोग चुनाव आयोग के चोरी करने के बाद भी मानते हैं वोटिंग में। तो आप कैसा बोलती है कि ये मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत को जेड सिक्योरिटी इसलिए दी है कि वो माइनॉरिटी में आता है, वो कभी भी मार खा सकते हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी दी है। इससे पहले के जो सरसंघ चालक थे उनको कोई सिक्योरिटी नहीं थी। ये एक प्रकार की व्यवस्था है। जेड सिक्योरिटी का मतलब है अमित शाह के जेल में आप पड़ गए हैं, ज्ञानेश कुमार उनको जेड सिक्योरिटी, राजीव कुमार उनको जेड सिक्योरिटी का मतलब अमित शाह आपके हर गतिविधि पे नजर रखे हुए हैं। अमित शाह का मतलब डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर। राइट। और ऐसा ये जो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनकी मार्केटिंग की बहुत पहले चर्चा होती थी। आजकल आपको लग रहा है क्या कि राहुल गांधी की मार्केटिंग इन पे भारी पड़ रही है? मार्केटिंग नहीं, जो उनके कैंपेन्स भी, वो जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और अब तक वो बिहार में इतनी सक्सेसफुल अपनी रैली कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों को इतना अवेयर कर रहे हैं अबाउट वोट चोरी, तो ये कहीं ना कहीं, और अभी उन्होंने वो बुलेट पे भी राइड करी, तो वो कहीं से मतलब जो यूथ है उनके साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो इनकी एजेंसीज या इनके लोग इनको उतनी अच्छी सलाह नहीं दे पा रहे हैं कि मार्केटिंग मूर्खों की 12 साल सक्सेसफुल करना भी बड़ी बात है। तो वो मार्केटिंग एजेंसी को मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस। राइट। इतने मूर्खों की मार्केटिंग, जो गटर से गैस, मिसेस को MRS कहे, उसकी मार्केटिंग वो 12 साल सक्सेसफुली कर सके, और वो मार्केटिंग जिन पर सक्सेसफुल कर सके वो इतने सी होंगे कि अब क्या बोले। राहुल गांधी की मार्केटिंग नहीं, राहुल गांधी का वक्त अच्छा आया है, और मोदी ने जो किया वो कर्मा अपनी वापस आता है, वो आएगा। मोदी अकेले नहीं है, मोदी नाम लेते रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ उनको मिलकर जितने लोगों ने अय्याशी की है वो सब मैं कह रहा हूं। इसका मतलब इतनी RSS की बिल्डिंगें बनी, बीजेपी की बिल्डिंगें बनी, इतने महासचिव मजे करे, इतने लोगों ने इतने इनके मर्दों के इतने अफेयर हुए हैं बीजेपी के कि पूरे 100 साल में RSS में इतनी औरतों के नाम भी नहीं आए थे। इतनी वो हुआ है। और ये अय्याशी, ये नवाबी ठाट जो है, वो ये सरकार की पापों पे खड़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये कॉम्प्लिसिट इन क्राइम है सब लोग। बिल्कुल। वो ज्ञानेश गुप्ता भी उनको बचा नहीं सकते, और अभी राजीव कुमार भी, वो भी उसमें शामिल है। ईडी के सारे अधिकारी उनमें शामिल है जिन्होंने ये सब पाप किए हैं। और नोटबंदी के टाइम जिन्होंने मदद की, जो बैंक्स, जो जिसमें खाते खुले, जो कोऑपरेटिव बैंक, सब कुछ ये राष्ट्रद्रोह है। ये मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं किया है, ये मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है। देशद्रोह आप करते हो तो देशद्रोह करते हो, मैं क्या करूं?
राइट मतलब उस टाइम पे जब कांग्रेस के टाइम पे कुछ होता था तो हम स्कैम्स सुनते थे कि ये स्कैम वो स्कैम। अब स्कैम एक छोटी चीज है, देशद्रोह बहुत बड़ी चीज है। राइट और अभी इन्होंने और जो देशभक्त है उनको देशद्रोह के आरोप में अंदर रखा है इन्होंने। राइट और देशद्रोह भी वो अपने हिसाब से ना, वो पार्टी के विरोध कुछ बोलो तो वो कहते हैं कि देशद्रोह है, और स्कैम को अभी उन्होंने पैकेज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वो लॉज ही लेके आ जाते हैं, वो स्कैम को ही लीगलाइज कर देते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भागवत साहब वगैरह को कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेना बंद करो, स्वदेशी कुछ मारो पानवान, क्योंकि वो विदेशी है। विदेशी राइट। सो सर थैंक यू सो मच। आपने जितनी आप बेबाक तरीके से भी बोलते हैं और बहुत अच्छे से, रिलेटेबिलिटी आपकी बहुत सही है, मतलब जिस तरीके से आप जो कॉन्टेक्स्ट उठा के आते हैं ना मूवीज़ के भी स्टोरीज के भी, तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑब्लाइजिंग अस। जस्ट माय प्लेजर नेहा, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सारी बातें हम उत्तर प्रदेश में बैठ के बोल सके, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। और बोलने की आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है बोलने की आजादी है, बस बोलने के बाद क्या होगा उसकी आजादी नहीं है। ये बहुत जरूरी था। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू।